योग दर्शन की 263वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है, जिसमें यम नियमों को देख लिया है। यम नियमों की सिद्धियां क्या हैं, उन पर भी हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है और कल की कक्षा में हमने 46वें सूत्र को शुरू कर लिया था। 46वां सूत्र आसन को लेकर है। आसन क्या है, तो इसको लेकर हमारी कुछ बातें कल रखी थी। तो आइए इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। आसन बहुत लोकप्रिय विषय है, बहुत सारे लोग इस पर बात करते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे। अच्छा है, आसन करना चाहिए, वो व्यायाम का हिस्सा है। शरीर स्वस्थ रहता है, लचीला रहता है, अच्छा रहता है, वो भी योग में सहायक साधन है। लेकिन जितना संसार में योग के नाम से प्रचलित है, आसन के नाम से प्रचलित है, वो सारा योग नहीं है। हम योग दर्शन पढ़ के आए हैं और हमने खुद देखा भी है कि पिछले इतने सारे सूत्रों में जितना कुछ ज्ञान विज्ञान है, जितनी गहरी सूक्ष्म बातें हैं, वो बाहर की दुनिया में जो योग के नाम से चलता है वैसा कुछ दिखाई नहीं देता, 1% भी दिखाई नहीं देता। तो आसन का कोई निषेध नहीं है, लेकिन हाँ, आसनों के नाम से जो चीज़ें चल पड़ी हैं, तमाम प्रकार से शरीर को मोड़ना, इधर उधर करना और अलग अलग क्रियाओं को करना, उन सबको आसन का नाम दिया जाता है। उनका इस योग से, वास्तविक योग से और योग दर्शन से कोई सीधा संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। यह लक्षण बताया आसन का, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता हो और साथ में सुख हो, अनुकूलता हो, उसको आसन कहा। और महर्षि पतंजलि जी ने कोई आसन का नाम गिनाया नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो अपने सूत्र में कम से कम 1 2 3 4 आसनों के नाम वो गिना देते, कुछ तो बताते। लेकिन उन्होंने बताना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि वो जानकार रहे इस विषय के, उनको सूक्ष्मता में चीजें पता थी, तो उन्होंने बस इतना लक्षण करके कह दिया। अब जिस भी स्थिति में हम स्थिरता से बैठे हों, लेटे हों, खड़े हों, या उसमें सुख की स्थिति हो, उसको आसन कह सकते हैं। अब कई बार जिसको हम आसन के नाम से समाज में देखते हैं, उसमें मान लीजिए एक शीर्षासन है, तो शीर्षासन में व्यक्ति को बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, सिर नीचे करेगा, पैर ऊपर करेगा। अब उसमें थोड़ी देर की स्थिरता रहती है, थोड़ी देर सुख लगता है, कुछ सेकंडों के बाद, कुछ मिनटों के बाद उसमें पीड़ा होती है, परेशानियां होती हैं, तो वो स्थिति नहीं बन पाती। और ऐसे में व्यक्ति ध्यान लगा ले ऐसे में साधना कर ले उस शीर्षासन में, सर्वांगासन में, तो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं होगी। तो उनको आसन एक दृष्टि से इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो शरीर के स्वास्थ्य में लाभकारी हैं, लेकिन योग की दृष्टि से वो अनुकूल नहीं है। हाँ, एक समय आने पर, अभ्यास करने पर व्यक्ति कई बार आधे आधे घंटे भी शीर्षासन कर लेता है, लेकिन उनमें बहुत अनुकूलता हो पाएगी, बहुत सुख हो पाएगा, ऐसा दिखता नहीं है। तो ऐसे कौन से आसन हैं जिनमें स्थिरता भी रहे, सुख भी रहे, तो उनके कुछ संकेत यहाँ महर्षि व्यास जी ने अपने भाष्य में किए हैं। आइए इनको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं तद्यथा, तद्यथा यानी कि जैसे कि। उन्होंने पहला आसन गिनवाया पद्मासन। पद्मासन हम जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है और ज्यादातर लोग इसी का सहारा लेते हैं ध्यान, संध्या, उपासना करने के लिए। तो पद्मासन कैसा होता है, जिसको नहीं पता आइए देख लीजिए। यहाँ पे ये कुछ चित्र मैंने आपके लिए यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। तो पद्मासन ये है जिसमें ये देवी जी बैठी हुई हैं, एक पैर को उठा करके दूसरे पैर की जंघा पर रखना, और ये दोनों पैरों के साथ करना है ये काम। इसमें कमर, गर्दन सब सीधी रहेंगी, दोनों हाथ जो हैं वो घुटनों पर रखे रहेंगे, या जैसे वो ज्ञान मुद्रा जैसी बना लेते हैं वैसे करके बना के रख लेंगे। तो कुल मिलाकर ये पद्मासन है। सब लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो वृद्ध हैं, जिनका अभ्यास नहीं है, या जो नए नए अभ्यासी हैं, या शरीर का भार अधिक है, या जैसे शरीर में चर्बी, मेद बहुत अधिक होता है, तो वो लोग इसका अभ्यास नहीं कर पाते, नहीं हो पाता, थोड़ी देर में पैर दुखने लगते हैं। पर जो लोग इसका अभ्यास एक बार कर लेते हैं, एक बार ये आसन जिसका सिद्ध हो जाए,
फिर इससे सुंदर आसन दूसरा कुछ लगता नहीं है। और कितने लोग तो बिना हाथ का सहारा लिए दोनों पैरों को एक दूसरे की जंघाओं पर रख लेते हैं। और ये वही व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं जिनके शरीर में उतनी चर्बी नहीं है, शरीर हल्का है, जंघाएं उतनी मोटी नहीं हैं, सामान्य हैं, ठीक ठाक हैं, तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं। पद्मासन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक बार ये सध जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक इसमें बैठ पाता है। और बहुत सारे लोग 1 घंटे, 2 घंटे, ढाई 3 घंटे, 4 4 घंटे कई बार बैठ लेते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां भी शासन की हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा है, जिनसे होता है ठीक है, नहीं होता तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका है? अर्ध पद्मासन कर लें। अर्ध पद्मासन में एक पैर तो सामान्य रूप से जैसे पालथी मारते हैं वैसे ही रहेगा, सुखासन वाली मुद्रा में, और दूसरा पैर एक जंघा पे चढ़ा लेंगे, यानी आधी आधा पद्मासन करेंगे बस। एक पैर को एक जंघा पे चढ़ा लिया, दूसरा यथावत रहेगा। तो इससे थोड़ी सी स्थिति बनती है, थोड़ा अच्छा लगता है, अभ्यास बनता है, थोड़ा थोड़ा सहन करते हैं, थोड़ा पीड़ा होती है। आरंभ में तो पीड़ा सब आसनों में होती है, थोड़े समय के बाद पैर दुखने लगता है, कई बार ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, तो ये सब होती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन सहन करना होता है। पर जब ज़्यादा पीड़ा करने लगे, सबसे अच्छा उपाय है शरीर की स्थिति को बदल लेना चाहिए। बहुत पीड़ा सहन करना भी खराब बात है, और उससे मन फिर वहीं टिकेगा जा करके, फिर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ये पद्मासन हमने खूब सीखा है, खूब ज़्यादातर लोग करते हैं इसका अभ्यास। तो एक पद्मासन हो गया, मैं मोटा मोटा संकेत करूंगा, बाकी आपके आसपास जो जानकार लोग हों, जो इस विषय के निष्णात हों, उनसे आप सीख सकते हैं। दूसरा आसन वो कहते हैं वीर आसन। वीर आसन, जैसे वीरों की मुद्रा होती है, क्षत्रियों की मुद्रा होती है, वो किस प्रकार बैठते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे और भी होते हैं। मैंने गूगल पर भी सर्च करके देखा तो वहाँ अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है वो ये वाली है, जो बीच में आप देख रहे हैं ना, वीर आसन। इसमें होता कैसे है? सबसे पहले हम वज्रासन में बैठते हैं, भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठते हैं ना, वो पीछे को घुटना मोड़ करके दोनों पैरों के ऊपर बैठता है व्यक्ति, ऐसे करके। तो उसमें एक पैर को, बाएं पैर को तो यथावत वज्रासन में रखा जाता है, देखिए जैसे इन्होंने रख रखा है, ये पैर ऐसे ही रहेगा यथावत जैसा है। और दूसरा पैर जो है उसको निकाल करके खड़ा कर लेते हैं, एड़ी पंजे पर सारा बल आ जाता है और वो घुटना ऊपर की ओर खड़ा हो जाता है। और दूसरा हाथ घुटने पर रख लेते हैं, कई बार नीचे लटका लेते हैं, या ऐसे भी किसी मुद्रा में रखा जा सकता है। और एक ये हाथ तो घुटने पर रहेगा ही, जैसे वज्रासन में रहता है। तो इसको वीरासन का नाम दिया है। आरामदायक स्थिति है, कुल मिलाकर के सुख रहे। यानी किसी को थोड़ा अजीब लगेगा कि बताओ ऐसी मुद्रा में भी हम ध्यान करेंगे, ऐसी मुद्रा में भी हम साधना करेंगे, की जा सकती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाई देखिए, उन्होंने पहला नाम पद्मासन का दे दिया जो बहुत अच्छा है। किसी से वो होता है उसे कर लें, वो नहीं होता है, थोड़ा आराम चाहिए कि जी पैर थोड़ा दुखने लगते हैं, पीड़ा होती है, तो देखिए आसान भी बता दिया उन्होंने, थोड़ा सरल कर दिया हमारे लिए। सुखपूर्वक स्थिति बन जाए इसके लिए उन्होंने वीरासन को भी यहाँ रिकमेंड किया, बताया उसके बारे में। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत कठिन आसन नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा घुटने को मोड़ करके बैठ जाते हैं, अलग अलग तरीके से बैठते हैं, वो भी एक तरीका है। तो वीरासन बहुत अच्छा आसन है, इसका भी अभ्यास किया जा सकता है। आगे तीसरे नंबर पर वो कह रहे हैं भद्रासन। भद्रासन का नाम बहुत कम चलता है, प्रचलन में कम है, तो भद्रासन कैसा है देख लीजिए। आपने देखा होगा जैसे कुछ व्यायाम कराने वाले लोग, आसन कराने वाले लोग, वो तितली वाला, बटरफ्लाई वाला वो व्यायाम कराते हैं ना, वैसा ये पोजीशन है, वैसा ही सीधे बैठेंगे। इसमें ध्यान रखना कमर सीधी रहे, क्योंकि इस आसन को करते हुए कमर प्रायः झुक जाती है आगे को, तो झुकाना नहीं है, सीधे बैठना है एकदम। और ज़्यादातर आसनों में कमर सीधी ही रहेगी, कमर सीधी रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी, तो शरीर पर दबाव कम आएगा। दबाव कम आएगा तो ध्यान उधर नहीं जाएगा, अंदर मांसपेशियों में जकड़न नहीं होगी, अकड़न नहीं होगी, व्यक्ति सहज मुद्रा में रहेगा। तो सबसे पहला ध्यान हमको यही रखना है कि कमर हमारी सीधी रहे। अब किसी को वृद्धावस्था के कारण या किसी रोग के कारण अगर कमर गर्दन में समस्या है, तो मैं उनके लिए तो मना करूंगा कि अभ्यास ना करें इन आसनों का। बाकी जो कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास, तो उनको करना चाहिए।
इसमें कैसे करेंगे, तो आप देखिए पैरों की पोजीशन देखिए। तो सामान्य रूप से दोनों घुटनों को मोड़ा है, पैरों की जो एड़ी और पंजे हैं, तलवे हैं, उन दोनों को आपस में मिला लिया और उनको पकड़ करके खींच करके मूलेंद्रिय के पास ले जा करके नीचे टिका देना है, अंदर की ओर खींच के, जहां जाके रुक जाएं बिल्कुल वो, उस स्थिति में लगा करके रोक देना है। इसमें कई बार हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं, या कई बार जहां से इन बंधु ने, ये जो भैया हैं, इन्होंने पकड़ रखा है, ऐसे भी पकड़ के बैठ जाते हैं। या यहीं पैरों के ऊपर वो ध्यान मुद्रा जैसी दोनों हाथों को बांध करके या एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके बैठ जाते हैं, वो भी किया जा सकता है। आसान है, बटरफ्लाई पोजीशन जैसा ये है भद्रासन, इसको भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे लिए सरल किया जा रहा है ना, सरल इस रूप में कि अगर किसी को पद्मासन में या बाकी आसनों में कठिनाई होती हो तो मोड़ लीजिए पैरों को, पी इधर को कर लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, आसानी रहती है, इसमें थोड़ी सरलता हो जाती है। किसी के घुटने पूरी तरह जमीन पे ना मिलें, जैसे पद्मासन में तो घुटने जमीन पर रहेंगे, बहुत सारे लोगों के नहीं मिल पाते, तो कोई बात नहीं, उठा लीजिए, इसमें थोड़े उठे हुए रहेंगे, ऐसे इस डिग्री पे रहेंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है भद्रासन के रूप में। ठीक है, 3 आसन हो गए। अगला है स्वस्तिकम, यानी स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन भी पद्मासन जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। देखिए, ध्यान से देखिए, पद्मासन को और स्वस्तिक आसन को आप थोड़ा अंतर के रूप में देखिए, भेद करके देखिए। व्यक्ति जब इसमें बैठता है तो एक पैर का जो पंजा है वो दूसरे पैर के भीतर जंघा और यहाँ पिंडलियों के बीच में जाकर के अंदर को प्रविष्ट कराना है, और ऐसा ही नीचे वाला भीतर की ओर से लगेगा। पद्मासन में क्या था, इस एड़ी पंजे को इस जंघा के ऊपर चढ़ा लिया था, यहाँ पर इस बार चढ़ाया नहीं है, क्योंकि हर किसी का चढ़ नहीं पाता ऊपर जंघा के ऊपर। तो ये भाई साहब हैं जिन्होंने स्वस्तिकासन लगा रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इस दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा और पिंडली के बीच में फंसा दिया, और यही काम बाएं पैर के साथ किया। बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर के नीचे से लगाते हुए जंघा और पिंडली के बीच में फंसा रखा है, दोनों को एक दूसरे में फंसाना है, बस इतना अंतर है। बाकी कमर सीधी रहेगी, दोनों घुटने जमीन पर मिले रहें, इसका प्रयास करना है। हाथों को घुटनों पर रख सकते हैं, या जैसे इन्होंने एक मुद्रा बना रखी है, ये जियान मुद्रा है शायद, तो वैसी भी बना सकते हैं, नहीं तो सीधे रख सकते हैं। कई बार कुछ लोग इतने अति में जा कर के करवाते हैं, कहते हैं नहीं, हाथ ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए, ऐसे उनको ऐसे अंगूठे से तर्जनी अंगुली को पकड़ के ऐसे करना है, तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। ये सब फालतू की बातें हैं। ध्यान लगने के लिए मन की स्थिति मुख्य होती है। आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, हाथों को घुटनों पर सीधे रखें, ऊपर मुंह करके रखें, बहुत बल नहीं आना चाहिए, बहुत दबाव ना हो, बहुत खिंचाव ना आए, कैसे भी रख सकते हैं उसमें। अगला देख लीजिए, अगला है दंड आसन। दंड आसन भी ऐसा है जिसकी बातें कम होती हैं, जो चर्चाओं में कम रहता है। देख लीजिए दंड आसन कैसा है। दंड का नाम हम समझते हैं, दंड का मतलब क्या होता है, डंडा जो होता है, लठ जैसे होता है, उस तरीके से। तो दंड या डंडा जो होता है, बिल्कुल उस पोजीशन में पैर भी जाएंगे और कमर भी वैसी ही रहेगी सीधी। आप इनको देखिए, ये सज्जन बैठे हैं, तो हाथ भी बिल्कुल डंडे की तरह सीधे हैं, कमर भी एकदम सीधी 90 डिग्री पर एकदम स्ट्रेट है, और वैसे ही पैर भी। कुल मिलाकर पूरा शरीर आप देखेंगे 90 डिग्री पर इस प्रकार से सीधा है। ऐसे करके बैठ सकते हैं। अब आपको लगेगा ऐसे भी ध्यान साधना होती है क्या? है ना, क्योंकि ये मन में प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी बात हो सकती है। तो हाँ, ऐसे भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे बैठ करके ध्यान करने लगे, तो जो अति योग वाले होते हैं, जिनको योग में बिल्कुल एकदम अनुशासन चाहिए, तो वो कहेंगे आप ध्यान कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। लेकिन होता है ऐसे भी। भाई, जिससे पद्मासन नहीं लग पा रहा, या जिससे ये स्वस्तिकासन नहीं लग रहा, जिससे सामान्य रूप से पैरों को मोड़कर नहीं बैठा जा रहा, घुटनों में समस्या है, कहीं और शरीर में बाधा होती है, ऐसे बैठ जाएं दंडासन में, पैरों को फैला लें आगे की तरफ, पैरों को मिलाएं, घुटनों को मिलाएं, एड़ी पंजों को मिला लें, सीधे होकर बैठें। इसमें हमारा मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, दोनों हाथों को चाहे तो आगे घुटनों पर टिका लें, जंघाओं पर टिका लें, या भूमि पर टिका लें।
बहुत खिंचाव देंगे तो उसमें भी समस्या रहेगी, ज़्यादा खिंचाव ना दे करके सहज रूप में बैठा जा सकता है। तो देखिए लक्षण वही याद रखेंगे जो सूत्र में कहे हैं, स्थिर सुखम आसनम। जिस भी पोजीशन में हम बैठें स्थिरता रहे और सुख की स्थिति बनी रहे, ये दोनों मूलभूत बातें हैं, ये याद रखनी चाहिए। बाकी हम किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा सोपाश्रयम। सोपाश्रयम का मतलब स जमा उपाश्रयम, उपाश्रय के साथ। उपाश्रय बोलते हैं सहारे को, कोई सहारा लिया जा सकता है, उसके साथ बैठ जाएं। अब ये अपने आप में कोई आसन तो नहीं होता, सोपाश्रय नाम का। तो आश्रय का मतलब क्या हो गया, कोई सहारा ले लिया, उसके सहारे बैठ गए। जैसे बहुत सारे लोग सीधे नहीं बैठ पाते, रुग्णता है शरीर में, बीमारी है, या मेरुदंड कुछ समस्या है मेरुदंड में, या और कोई समस्या है शारीरिक रूप से, तो वो लोग आपने देखा होगा कि सोफे पर बैठ गए और पीछे कमर टिका ली, कुर्सी पर बैठ करके कमर टिका ली, या दीवार के साथ सट करके बैठ गए, पैर आगे फैला लिए, जैसे दंडासन में किया था, पीछे सहारा ले लिया। हमसे कमर सीधी नहीं होती तो हम इसलिए सहारा ले लेते हैं। या आपने तो कब कई बार देखा होगा कि कुछ साधु सन्यासी लोग या पुरानी फिल्मों में या पुराने सीरियल में ऐसे लोग मिलते थे जो हाथ में एक डंडा लेकर के चलते थे। उनका डंडा कुछ इस तरीके से होता था, टी पोजीशन में, जैसे अंग्रेजी का टी होता है ऐसे होता था ना, वो लेके चलते थे, उसमें माला बंधी रहती थी। कई बार ये टी ऐसे ना होकर के थोड़ा ऐसे होता था, यहाँ हाथ टिका लेते हैं ऐसे व्यक्ति, ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठने की मुद्रा में मान लीजिए हाथ में उनको दर्द होता है, अधिक देर तक हाथ सीधा नहीं रह पाता, ये तो इस पे टिका लिया। कई बार गर्दन टिकाने के लिए भी ऐसा सहारा ले लेते हैं, लिया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये तब के लिए हैं जब हम अक्षम हैं, हमारे शरीर में वो क्षमताएं कम हैं, समस्या है थोड़ी, तो ऐसे स्थानों पर इनका सहारा लिया जा सकता है। बाकी हम सामर्थ्यवान हैं और हम सोचे कि चलो सहारा ही ले लो, योग दर्शन में तो कहा था कि इसको लिया जा सकता है, तो आज के बाद हम सोफे पर ही बैठकर करेंगे। आज के बाद हम दीवार का सहारा लेंगे, रस्सी का सहारा ले लेंगे, या कोई अन्य वस्तु का, लकड़ी का सहारा ले लिया। ऐसे नहीं करना, प्रयास करें, पहले शरीर में सामर्थ्य है तो ये कठिन आसन जो है इनको करने का प्रयास करें। वो ना हो तो फिर इनका सहारा तो लेना ही होता है हमको। आगे देखिए, पर्यंक आसन। तो पर्यंक के बारे में वैसे तो कई बातें चलती हैं, लेकिन जो देखने में आता है, पर्यंक ये वाला आसन भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से, फिर वही बात आएगी सामने। ऐसे आसन में बैठ के दिक्कत हो सकती है किसी को। मान लीजिए आप वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ के पूरे शरीर को इस रूप में बेंड करना है, मोड़ना है, और जब आप पीछे लेटेंगे तो यहाँ जंघाओं पर बहुत खिंचाव आएगा, मेरुदंड बहुत खिंचेगा, तनेगा, बहुत समस्या इसमें हो सकती है। तो किसी से ये नहीं होता है तो ना करें, कठिन है, पर हो सकता है कोई अभ्यास करे तो उसके बाद इस पोजीशन में एक स्थिरता बन जाए, सुख आने लगे। तो पर्यंक आसन इसको भी कहते हैं। और पर्यंक आसन के बारे में एक बात और कही जाती है, पर्यंक बोलते हैं पलंग को, पलंग जिस पर हम, क्षमा कीजिए, जिस पर हम सोते हैं वो पलंग है ना, उसको पर्यंक कहा जाता है। यानी बिल्कुल सोने जैसी मुद्रा में, लेटने जैसी मुद्रा में व्यक्ति सीधा लेटा हुआ है, यानी जिसको शवासन भी कहा जाता है, शव की तरह पड़े रहते हैं उस तरीके से, उसमें भी ध्यान कर सकते हैं। वो भी हमारी साधना में सहायक है, उसको भी किया जा सकता है। फिर वही बात आएगी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति जाएगा तो सोने का खतरा रहता है, नींद आने का खतरा रहता है, वो तो रहता ही है। लेकिन जो लोग जागरूक हैं और कुछ समस्या है शरीर में, नहीं बैठ पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अधिक समय नहीं बैठ सकते, 5 मिनट किसी आसन में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए समस्या है। तो ऐसे लोगों के लिए पर्यंक आसन, यानी लेट जाएं सामान्य जमीन पर, बिस्तर पर, सोफे पर लेट गए, लेटी लेटी मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं। रास्ता कुछ तो निकालना होगा ना, क्योंकि स्थिरता भी शरीर में चाहिए और सुख भी चाहिए। शरीर में स्थिरता नहीं रहेगी, बेचैनी रहेगी, अंग कांपेंगे, अंग हिलेंगे डुलेंगे, तो ध्यान नहीं लग पाएगा। और सुख नहीं होगा, पीड़ा रहेगी शरीर में, दुख होता रहेगा, खिंचाव रहेगा, शिथिलता नहीं रहेगी तो भी समस्या रहेगी। तो यहाँ अपनी अनुकूलता से हमको वैसे आसन का चुनाव कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं, पर्यंक के बाद में बताया क्रौंच निषादनम।
निषादनम का मतलब होता है बैठना। किसकी तरह बैठना? क्रौंच पक्षी की तरह। क्रौंच एक पक्षी का नाम होता है, और शायद हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्रौंच सारस को बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी सारस है। तो ये वही क्रौंच पक्षी है। तो देखिए वो पोजीशन कैसी होती है, ये वाली पोजीशन क्रौंच निषादनम, ये देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा सारस की गर्दन हमेशा ऊपर की ओर मिलेगी। ज्यादातर अगर वो कुछ दाना पानी नहीं खा पी रहा है तो उसकी गर्दन हमेशा ऊपर उठी मिलेगी, इस पोजीशन में जैसे ये इन्होंने कर रखा है। एक पैर मुड़ा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, ये पीछे जैसे वज्रासन में होता है वैसे पीछे की ओर ये घुटना मुड़ा हुआ है, और ये वाला पैर ऐसे सीधा गया है, और वहीं इस पैर को दोनों हाथों से ऊपर करके पकड़ा हुआ है। इसमें कमर गर्दन सीधी रहे इस बात का प्रयास करना है। तो ऐसा क्रौंच निषादनम के रूप में कहा गया। इस आसन को लेकर थोड़ी सी ये बात रहती है कि इस पोजीशन में व्यक्ति ध्यान कैसे करेगा, है ना। किसी के मन में ऐसी बात आ सकती है कि ऐसे में तो व्यक्ति परेशान ही रहेगा, ज्यादा देर इस मुद्रा में बैठ नहीं पाएगा। ना बैठ पाए तो छोड़ दे, ऐसे आसन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहां लिखा है, हो सकता है क्रौंच निषादनम में कुछ और स्थिति होती हो, लेकिन जितना मुझे अभी समझ में आया तो क्रौंच निषादनम ऐसा आसन वहां दिखाई दिया। एक अगला बताया हस्ती निषादनम। हस्ती, हस्ती किसको कहते हैं? हाथी को। हाथी की तरह बैठ जाएं। हाथी बाकी जानवरों की तरह नहीं बैठता, जैसे गाय बैठती है, कुत्ता बैठता है, हाथी ऐसे नहीं बैठता। हाथी के बैठने का तरीका ही अलग है, आप देखिए, हंसी आएगी थोड़ी सी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अजीब है बैठने का, देखिए, और मजेदार है, बहुत रोचक है, बहुत हल्का लगता है इसमें आसन, लगता है हमको ये आसान लगता है ये आसन। तो देखिए हाथी कैसे बैठता है, अगले पैरों को तो आगे को खोल के बैठता है ये, जैसे बाकी जानवर आपने देखे होंगे, गाय है, बैल है, भैंस है, वो कैसे कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं इनको पीछे की ओर मोड़ के बैठते हैं, और उनके ये वाले जो पैर हैं पिछले वाले वो आगे को रहते हैं। हाथी के देखिए अजीब पोजीशन है, पीछे की ओर वज्रासन जैसी मुद्रा में बैठता है ये। अजीब है मामला इसका भी, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति है, सुखदायक है, आरामदायक है। हाथी का शरीर इतना भारी है, भयंकर है, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है उसके शरीर के हिसाब से। तो अब इस बात को अप्लाई कर लें, हाथी के शरीर में वजन ज़्यादा है, भार अधिक है, तो उसको इस पोजीशन में, या प्रकृति ने जैसे उसको दिया, जैसे उसकी शरीर की प्रकृति है, तो वो इस पोजीशन में एक कंफर्टेबल फील करता है, आरामदायक उसको लगता है। तो मनुष्यों में भी जो लोग बहुत भारी शरीर वाले हैं, शरीर का वजन बहुत बढ़ा हुआ है, सामान्य रूप से पालथी मार के भी नहीं बैठ पाते, कई बार इतनी चर्बी बढ़ गई है यहाँ जंघाओं के आसपास, तो कुछ करके तो बैठना पड़ेगा ना। तो कैसे बैठे, देखिए, पैरों को तो ले जाएं वज्रासन वाली स्थिति में, और आगे को झुक करके बैठ जाते हैं ना, आगे को पूरी तरह लेटनी जैसी मुद्रा में, और दोनों हाथों को आगे रख लेते हैं, सिर को नीचे जा करके भूमि पे टिका देते हैं, बिल्कुल जैसे हाथी बैठा हुआ है इस रूप में। और ये अपने आप में एक बड़ी आरामदायक मुद्रा होती है। कितने लोग भोजन करके थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे, और वज्रासन में बैठने के बाद में फिर आगे की तरफ ऐसे करके लेट जाते हैं, हाथों को आगे कर देते हैं, और सिर जो होता है उसको भूमि पर टिका देते हैं। बहुत आरामदायक है, बहुत सुखपूर्वक है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज़्यादा देर बैठा रहता है, स्थिरता रहती है ऐसे आसन में। पर वो तब होती है जब थोड़ा इसका वज्रासन का अभ्यास हो। कई बार वज्रासन ही अपने आप में एक चैलेंज होता है, वज्रासन में बैठने में ही पैर बड़े दुखने लगते हैं, लेकिन फिर भी वज्रासन एक आरामदायक मुद्रा है, तो किया जा सकता है। ये हस्ती निषादनम, इसका नाम क्या है, हस्ती निषादनम, हाथी की तरह बैठने वाली मुद्रा। आगे देखिए अगला बताया उष्ट्र निषादनम। उष्ट्र, उष्ट्र शब्द खूब सुना होगा संस्कृत में। उष्ट्र किसको बोलते हैं, ऊंट को। तो ऊंट जैसी मुद्रा में, अब ऊंट भी देखिए, वैसे तो एक तो ऊंट की मुद्रा होती है बैठने वाली, और जो आसन के रूप में ऊंट वाली पोजीशन बनाई जाती है, कैमल वाली, वो ये ज़्यादा बताई जाती है। हम सब लोग जब आसन सीखते हैं कहीं जा कर के, तो उष्ट्रासन के नाम पे ये वाला आसन कराया जाता है। अब ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा क्या, बहुत कठिन है ये, इसमें तो ध्यान संध्या उपासना करना बहुत कठिन काम है, नहीं कर पाएंगे।
तो ये पोजीशन मुझे भी ठीक नहीं लगती कि ऐसे में व्यक्ति ज़्यादा देर रुक पाएगा, स्थिर रह पाएगा, ये तो बहुत कठिन काम है। तो ऊंट कैसे बैठता है एक बार वो देख लें। ऊंट के बारे में भी थोड़ा सा अलग ही रहता है, उस वो शायद अगले पैरों को पीछे की ओर मोड़ के बैठता है। तो अब उसमें कैसे बैठेंगे ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ उस पोजीशन को लेके भी नहीं आया, ऐसा मुझे कहीं मिला भी नहीं कि कहीं गूगल वगैरह पे वो उष्ट्रासन का वैसा कोई मिल पाता जैसे ऊंट बैठता है। तो अब आप उसके हिसाब से देख लीजिए, बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि हम उसके पीछे ज़्यादा लग जाएं कि नहीं बैठना है उसी में बैठना है मुझे तो जिद पकड़ ले। ऐसा मत कीजिएगा। उष्ट्रासन में नहीं बैठ पा रहे, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुखदायक आरामदायक आसन बता दिए हैं, इनमें किसी एक को किया जा सकता है। इससे आगे देखिए, सम समस्थानम। सम समस्थानम ये क्या है? तो इसका भी कोई आसन सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में जो एक टीकाकार हैं, किसी ने व्याख्या की है, तो वो बताते हैं कि जैसे ये भद्रासन है ना, जिसमें तितली वाली पोजीशन है, इसमें तो व्यक्ति दोनों पैरों की एड़ियों को बिल्कुल पीछे मूलेंद्रिय के नीचे लगा लेता है, ले जा करके टिका देता है पीछे बिल्कुल। लेकिन ये जो सम समस्थानम आसन है, इसमें क्या होता है, दोनों पैरों को ऐसे ही मिलाया जाता है। जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा ये घुटने हैं और ऊपर उठ जाते हैं। उसको थोड़ा सा आगे फैला के रखता है, इतनी दूर अपनी मूलेंद्रिय से इतना आगे करके, अपने शरीर से इतना आगे करके रखता है इसको, बस वो पोजीशन, उसको सम समस्थानम बोला जाता है। यानी मूलेंद्रिय से नहीं मिलाना। सामान्य रूप से जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है, सीधा बैठे और दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला ले और हल्का सा आगे की ओर फैला ले। हाथों को चाहे तो घुटनों पे रख ले, चाहे जहां इन्होंने पकड़ रखा है वैसे करके रख ले, या गोदी में रख ले। तो ये सम समस्थानम के बारे में कहा जाता है। यानी आरामदायक मुद्रा में सीधा होकर बैठा जा सकता है, दोनों पैरों को आगे से मिलाया जा सकता है, थोड़े घुटने उठे रहेंगे, पैर आगे की ओर खुले रहेंगे, खुल जाएं कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात रहेगी जो यहाँ कहा जा रहा है, स्थिर सुखम। इन सब आसनों में स्थिरता रहे और सुखपूर्वक स्थिति बने, इस बात का ध्यान रखना है। और अंत में कहा, यथा सुखम च इति एवं आदिनी। यथा सुखम, जिसमें जितना सुख आए, जिसमें जितना लंबे समय तक हम बैठ सकें, ऐसे आसन एवं आदिनी, ऐसे आदि आसन भी जो हो सकते हैं, अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं, उनको किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ 6-7 आसनों के बारे में कुछ चर्चा आपके सामने रखी गई जो महर्षि व्यास जी ने कहा है। इनमें थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी गलती से इधर उधर हो सकती हैं, हो सकता है मैं वैसा ना समझ पाया हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अभ्यास इन सब चीज़ों का है नहीं। वैसे तो खूब आसन किए हैं, ऐसी ऐसी स्थितियों में किए हैं कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाए, वैसे भी आसन हमने किए हैं मंचों पर जा करके। लेकिन जिन आसनों का सबसे ज़्यादा अभ्यास किया है या किया जा सकता है, वो सामान्य रूप से पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है। यह एक आसन और है जिसको यहाँ नहीं लिखा है, उसके बारे में योग योग के जो अभ्यासी लोग हैं वो बड़ा कहते हैं। वो आसन है सिद्ध आसन, नाम में ही सिद्ध लिखा हुआ है। सिद्ध आसन कहता कैसा होता है, उसमें ऐसे ही सीधे बैठेंगे, पहले सामान्य रूप से पालथी मार करके बैठ गए सुखपूर्वक सीधे हो करके। फिर क्या करना है, बाएं पैर को पकड़ करके बाएं पैर की एड़ी को मूलेंद्रिय के नीचे लगाना है, जैसे इसमें लगाया था, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। तो बाएं पैर को पकड़ करके उसकी एड़ी को नीचे मूलेंद्रिय के नीचे लगाएंगे और दाएं पैर को उठा करके इस बाएं पैर के ठीक ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ऊपर। तो लगभग कुछ ऐसा ही आसन वो बनता है, कमर सीधी रहती है इसमें भी, लेकिन मूलेंद्रिय के पास दोनों एड़ियां लगी रहती हैं, ये मुख्य बात होती है। और ऐसा कहते हैं, मेरा भी अपना अभ्यास है इस आसन को लेकर के, बहुत प्यारा आसन है, बहुत अच्छा है, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, और ध्यान संध्या उपासना करने वाले लोगों के लिए तो वो सिद्धासन, इसके जैसा जो सिद्धासन है वो बहुत उपयोगी है। अब मेरे बताने से तो शायद सिद्धासन सबको समझ में ना आया हो, क्योंकि ऐसे मौखिक रूप से बताया नहीं जाता, वो करके दिखाने वाली चीज़ होती है। तो आपके आसपास आपकी जानकारी में कोई लोग हों तो आप उनसे सिद्धासन सीख सकते हैं, या आप में से कई लोग जानते भी होंगे सिद्धासन के बारे में, उसको भी किया जा सकता है। पर हम प्रयास करें कि इनमें से कोई आरामदायक मुद्रा में जो आसन हमको दिखता है उसका हम चयन कर लें और उसका लंबे समय तक अभ्यास करें।
तो ये कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी। मैं फिर एक बात ध्यानपूर्वक कहूँगा, कोई आसन कठिन लगता है, समस्या होती है तो ना करें। कोशिश करें कि किसी योग्य व्यक्ति से पूछ लें एक बार, कहीं समस्या होती है तो बदल लें, किसी से फिर सहारा लें कि देखा मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि बहुत से लंबे समय तक झेलते झेलते कई बार व्यक्ति इतना झेलता है, इतना तप करता है आसन को लेकर के, नहीं चढ़ा के मानूंगा इस पैर को जंघा के ऊपर, नहीं कमर सीधी करके मानूंगा, कितनी दुखेगी, कब तक दुखेगी, देखते हैं। अपनी जांच करता है, अपना परीक्षण करके देखता है और हानि करवा बैठता है। इतना बहुत अधिक दबाव शरीर पे नहीं देना है, इतनी हानि अपनी नहीं करनी है। मुख्य उद्देश्य जब तक हमारे मन में रहेगा, तब तक ये फालतू की चीज़ों पे दिमाग नहीं जाएगा हमारा। कितने लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, अच्छा देखते हैं तुम्हारे साथ कितनी देर तक बैठ पाते हो, देखते हैं कितनी देर तक हम बैठ पाते हैं, कौन जीतेगा। फिर उसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। अच्छा तुमसे तो नहीं लगता ये आसन, पता नहीं क्या करते हो, इतनी चर्बी बढ़ा रखी है शरीर में, तुम्हारे तो शरीर ही इतना दुबला पतला है, क्यों नहीं करते आसन। फिर ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर छींटा कसी, नीचा दिखाना, निंदा करना आसनों के नाम पे खूब चलता है। फिर कई बार तो सिखाने वाले भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करके दिखाते हैं कि देखो तुमसे अच्छा तो ये है, तुमसे बढ़िया तो ये है। और हम मूल उद्देश्य को भूल करके कि आसन लगाने का उद्देश्य है क्या, उसको भूल करके फिर कंपटीशन में, बाहर की दुनिया में ऐसे उलझ जाते हैं कि देखो मैं तो लगा लेता हूँ आसन, मेरा तो 1 घंटे का लग जाता है, मेरा तो 2 घंटे का लग जाता है, मेरा तो 15 मिनट लग जाता है। 1 घंटे लग जाता है आपका, आप बहुत बेहतर आसन कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी उपलब्धि है। लेकिन 1 घंटे आसन लगा करके आपको मिला क्या? आपने क्यों लगाया ये आसन? क्या केवल इसलिए कि आपको कंपटीशन जीतना था, सामने वाले को नीचा दिखा करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना था, या आपको ये दिखाना था कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है? ये तो आसन के प्रयोजन नहीं है। आसन का प्रयोजन है कि जब हम ध्यान में बैठेंगे, जब हम उपासना करेंगे, तो उसमें बहुत हलचल ना हो, उसमें स्थिरता रहे, हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठकर ध्यान की गहराइयों में जा सकें। हम प्रत्याहार, क्षमा कीजिए, हम पहले प्राणायाम के लिए एक स्थिति बना लेंगे, हमारा आसन ऐसा हो, क्योंकि बिना आसन को स्थिर किए प्राणायाम नहीं किए जा सकते। अभी आने वाला है। जिस व्यक्ति का आसन सिद्ध नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अधिक समय तक आसन को स्थिर सुखपूर्वक नहीं बैठ पाता है, वो प्राणायाम कभी नहीं कर सकता अपने जीवन में। आने वाला है अगले ही इससे तीसरे सूत्र में। वो व्यक्ति प्रत्याहार नहीं कर सकता, वो व्यक्ति धारणा का अभ्यास नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता और समाधि में तो कभी नहीं जा सकता जिसने आसन को सिद्ध नहीं किया। तो मूल बात है, मूल उद्देश्य ध्यान में रहे, वो टारगेट, वो पर्पज, वो गोल ध्यान में रहे कि आखिर आसन लगा क्यों रहे हैं। किसी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं लगा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए, या कई बार समारोहों में जाते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टेज कंपटीशन हैं, तमाम प्रकार के आर्य समाज में भी ऐसे उत्सव होते हैं, सम्मेलन होते हैं कि हमको तो वहाँ कर, हम तो बड़े बड़े खतरनाक आसन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। इतना करके आप थोड़ी प्रसिद्धि कमा लेंगे, मतलब आपके लिए नहीं कह रहा मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस मामले में उलझे रहते हैं। कई बार आप ऐसा करके प्रसिद्धि कमा लेंगे, कई बार धन भी बहुत कमा लेंगे, आपकी बहुत ख्याति हो जाएगी। लेकिन जिस उद्देश्य से आसन को कहा गया है, जिस उद्देश्य के लिए आसनों की चर्चा हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखी, वो उद्देश्य तो पीछे छूट जाता है। फिर आसन इसलिए लगाना है ताकि हम समाधि में स्थिर हो सकें जा करके, क्योंकि अंततः तो समाधि के लिए शरीर में स्थिरता चाहिए, बल चाहिए, वो सुख चाहिए कि जिसमें लंबे समय तक बैठा जा सके। ये टारगेट जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा, जब तक हम इस लक्ष्य को लेकर नहीं बैठेंगे, तो फिर इसी बात पे अटके रहेंगे, देखना मेरा तो लगता नहीं है, कोई कहेगा देखो तुमसे ज़्यादा समय तक तो मैं बैठ पाता हूँ। वो फिर बाहर बाहर की दुनिया में देखना दिखाना चलता रहेगा ऐसे ही। तो विचार करेंगे इस बात पे और अपने आसन को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमारे करने योग्य बहुत गहरी चीज़ें शुरू हो गई हैं आसन से। एक बात और है जो मैं यहाँ विशेष रूप से कहूँगा, थोड़ी हंसी मजाक वाली है। वो ये कि मान लीजिए जैसे कक्षा चल रही है और कभी अभी कक्षा में लगभग 81 लोग हैं, तो योग में बहुत सारी बातें हमने पीछे से की हैं, यम नियमों की बातें हुई हैं, उससे पहले दुखों के बारे में चर्चा हुई, कर्मफल सिद्धांतों के बारे में हुई, क्रिया योग के बारे में हुई, और प्रथम पाद तो अलग ही स्थितियों वाला था, बहुत सारी सैद्धांतिक बातें हुई। एक योग दर्शन पढ़ाने वाला व्यक्ति मान लीजिए इन सैद्धांतिक बातों को कर रहा है, योग की बातों को, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, जप की बातें, या पीछे जो समापत्ति की बातें आई, बहुत सारी बातें हमने की।
तो एक कक्षा तो ये चल रही है जिसमें 80-81 लोग हैं, और मान लीजिए इसी के पैरेलल एक और कक्षा शुरू हो जाए जिसमें आसन सिखाए जाएं, जिसमें प्राणायाम सिखाए जाएं, जिसमें सिखाने वाला व्यक्ति बड़ा कुशल हो आसन करने में, और वो ऐसे ऐसे आसन कर ले कि जो बहुत खतरनाक लेवल के हैं, जिनको सामान्य लोग कर नहीं पाते। तो यहाँ 81 लोग अभी कक्षा में हैं, जिसमें सिद्धांतों की चर्चा हो रही है, जिसमें व्यावहारिक बातें हैं, जिसमें योग की गहरी चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पर जा कर के। उस कक्षा में ज़्यादा संख्या मिलेगी, क्योंकि अभी हमारी बहुत रुचि गहरी बातों में, सैद्धांतिक बातों में है नहीं। और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जब कभी कक्षा में कोई आयुर्वेद की चर्चा करने वाले व्यक्ति आ जाएं, किसी समूह में इस प्रकार के संदेश आ जाएं, आसन कराने वालों के आ जाएं, तो तुरंत भागते हैं हम। कोई ध्यान कराने की बात करे कि कल को ध्यान कराएंगे हम कक्षा में, या कई लोग कराते भी हैं, प्रतिदिन कराते हैं, तो हम इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि हाँ, प्रयोगात्मक सबसे पहले करना है, हमको वो चीज़ें करनी है जिनमें शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें कुछ दिखावा होगा, जिसमें कुछ प्रदर्शन होगा, जिसमें कुछ व्यायाम की चीज़ें होंगी, कठिन चीज़ें दिखाएंगे, वो कुछ प्रदर्शन करके दिखाएंगे, चमत्कार की चीज़ें दिखाएंगे, उनमें ज़्यादा रुचि होती है। मूल सिद्धांतों में, मूल बातों में रुचि कम होती है, जबकि सिद्धांत ही अंततः काम में आता है। प्रयोगात्मक बातों में कहीं दोष हो रहा हो, प्रैक्टिकल करने में कहीं समस्या आ रही हो, तो अंततः सिद्धांत ही काम आता है, प्रिंसिपल ही काम आता है। तो ध्यान रखें, सैद्धांतिक बातें जो यहाँ कही गई हैं, स्थिर सुखम आसनम, ये सिद्धांत है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो हमको बाहर जा कर के करना है, और उस प्रैक्टिकल पे इतना नहीं टिक जाना है कि मूल सिद्धांत छूट जाए हमारा। नहीं तो कई बार दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो, अरे ये कितनी देर तक आसन में बैठे रहते हैं, मैंने देखा सुबह ये बैठे थे यहाँ सामने। कई लोग तो जानबूझ करके आंगन में बैठते हैं उपासना करने के लिए, खुले में बैठेंगे, तख्त पर बैठ जाएंगे, बिस्तर पर बैठ जाएंगे, खुले में छत पर बैठ जाएंगे, लोग देख रहे हैं उनको। अब इनका ध्यान बाहर जाता है, बाहर की दुनिया में। बहुत रोचक बात है। तो इनका ध्यान बाहर की दुनिया में है कि लोग मुझे देख रहे होंगे छतों से, घर के लोग मुझे, मेरा अवलोकन कर रहे होंगे, पड़ोसी देख रहे होंगे इस समय, अरे ये इतनी देर से आसन में बैठे हुए हैं और देखो हिल नहीं रहे हैं, कितने अच्छे स्तर के साधक हैं, कितने बड़े योगी बैठे हुए हैं, और तब से हाथ तक नहीं हिलाया है। ठीक है, आप बाहर से स्थिर बैठे रहे 1 घंटे तक, सामने वालों ने प्रशंसा कर दी आपकी, नहीं भी की, लेकिन आप इस मद में, इस गर्भ में बैठे रहे कि हाँ, मैं 1 घंटे बैठ पाया और लोग मुझे देख रहे थे। ध्यान कहाँ था? ध्यान तो बाहर की दुनिया में था। ध्यान तो उस पोजीशन पे था कि हाँ, मैं इतनी देर बैठ पाया। ध्यान केवल शरीर पर टिका रहा। हाँ, मैं इतनी देर बैठा, इतनी देर के लिए हिला था, एक बार हाथ हिला था बीच में, 2 बार फैला लिया था, ऐसा कर लिया था। लेकिन जो काम करने गए थे ध्यान में, वो तो छूट गया, या वो तो हो ही नहीं पाया। ध्यान में क्या करने गए थे? क्या पड़ोसियों को दिखाने गए थे? क्या ध्यान में केवल इतना टारगेट बना करके गए थे कि आज 1 घंटा बस बैठ के आना है, या बस वो एक टारगेट है, वो अचीव कंप्लीट करके आना है, एक टास्क है, आधे घंटे का वो कंप्लीट करना है मुझको, बस आज 1 घंटे का आसन लगाना है, ये टास्क था क्या? ये लक्ष्य था क्या उपासना का? और बहुत सारे लोग, तथाकथित आध्यात्मिक लोग, इसी स्थिति में रहते हैं, और कई बार तो अपना अचीवमेंट बताते हैं। मेरे पास भी आते हैं कई बार ऐसी चीज़ें बताने के लिए, व्हाट्सएप पर भी, कॉल पर भी, मेरा 1 घंटे लग जाता है आसन, मेरा तो अब 1.5 घंटे का हो गया है, मेरा 1 घंटे 25 मिनट का हो गया है, इस बार तो इतने तक चला गया था। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, 1 घंटे 25 मिनट गया, 1 घंटे 30 मिनट गया, बहुत बढ़िया बात है। ये अपने आप में सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा आसन लगा रहा है। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर जब मैं पूछता हूँ, किया क्या, मिला क्या इतने घंटे आसन करके, भीतर से क्या लेके आए, उपलब्धि क्या हुई, कहाँ तक पहुँचे, प्रत्याहार में क्या अचीवमेंट बने, धारणा का क्षेत्र कितना प्रबल हुआ, ध्यान में कितने गहरे उतरे, आज मिला क्या उपासना से 1 घंटे बैठ करके। और जब अंततः वो पूरा निचोड़ निकाला जाए कि मिला क्या, वैल्यू एडिशन क्या हुआ जीवन में, साधना में, ध्यान में, मूल्य वृद्धि कितनी हुई, लेके क्या आए, ऐश्वर्य क्या बढ़ा भीतर का, ज्ञान के स्तर पर कितनी वृद्धि हुई। तो क्या एक चलता है वो
नील बटे सन्नाटा ऐसा कुछ बोलते हैं। वही आता है फिर निकल करके 0/0। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर इतने केंद्रित ना हो जाएं आसन पर जा करके कि भीतर का जो मूल उद्देश्य है वो छूट जाए हमारा। नहीं तो मैं कहता हूँ आप 1000 लोग लेके आइए जो जो आसन सिखा रहे हैं, जो योगाचार्य हैं, जो योगा टीचर हैं, वो जितने भी सिखाने वाले हैं 1000 लोगों में शायद 999 भी 99 999 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बाहर आपको उलझाए रखेंगे। ठीक है, आसन स्वास्थ्य की दृष्टि से वो करा रहे हैं, बहुत अच्छा है, इतने अंशों में ठीक है। लेकिन वो आपको गहरे ले जाएंगे, वो आपको भीतर के उद्देश्य को हमेशा बनाए रखेंगे, वो आपके दिमाग में बार बार चोट करते रहेंगे कि मामला भीतर का ज़्यादा है बाहर का कम है। वो बार बार आपको एक नोटिफिकेशन देते रहेंगे कि ठीक है बाहर का आसन आप कर लीजिए, बहुत अच्छा हो रहा है, इस समय शरीर में लचक आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बन रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन बार बार आपको याद दिलाएंगे कि भीतर क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसा एक दो व्यक्ति मिले तो फिर आप उसको वास्तव में योगाचार्य मानिए, वास्तव में आप उसको अपना योग का गुरु मानिए। जो भी योग गुरु चल रहे हैं आजकल समाज में तो उनको मानिए और उनके साथ आगे बढ़िए, धूमधाम से बढ़ा जा सकता है। लेकिन जो केवल बाहर ही केंद्रित हो गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी, आसन का ड्यूरेशन इतना हो गया है, इतना कर लेते हो, बाकी लोगों से बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पोजीशन इस समय बहुत अच्छी है, फिगर बहुत अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले। ये सब बातें करने वाला व्यक्ति, कराने वाला व्यक्ति, फिगर मेंटेन कराने वाला व्यक्ति आपको केवल उलझा रहा है, साधना से दूर ले जा रहा है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी जो बातें अच्छी हैं, जो ऋषियों के अनुकूल हैं, जो सिद्धांतों के अनुकूल हैं, आप उन बातों को जीवन में धारण कीजिएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। आप सब लोग जुड़े रहे इसके लिए बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमात्मा का जिन्होंने हमें ये सब व्यवस्थाएं दी। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।